हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और आपको पता है कि हम लोग इस सीरीज में करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज का जो ये अपना वीडियो है इसमें हम लोग करेंगे 2001 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। हम लोग पिछले वीडियो में 4-5 मतलब 1982 से शुरू किए थे और 1986 तक पहुंचे थे। ठीक है, और कुछ बच्चे जो बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर नया ईयर वाला जो मतलब ये तो बहुत ज्यादा पुराना हो गया, नया ईयर वाला क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराइए, तो मैं ये भी करा के दे रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग 2001 का क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और अच्छे ढंग से करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से अपने दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप और जहां पे भी आप शेयर कर दें। ठीक है, शुरू करते हैं, चलिए देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि एक स्वतांत्रिक द्विभुज का आवर्तकाल इतना है। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड दिया गया है, किसी भी चीज का एक टाइम पीरियड दिया गया है 0.04 सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड दिया गया है तो उसकी आवृत्ति क्या पूछ रहा है, उसकी आवृत्ति मतलब उसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अब ये क्वेश्चन हम लोग कितना बार कर चुके हैं, जब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं बार बार ये क्वेश्चन आता है। ये बच्चे तो सब रट लिए होंगे कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड, और तो क्या हो जाएगा 1 बाई टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है 0.04 नहीं 0.04। ठीक है, जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 25। और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है हर्ट्ज होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड इतना बात तो सही है। और फ्रीक्वेंसी हम लोग इतना सीखेंगे तो काम चल जाएगा क्या? नहीं, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड और 2-3 बात सीख लें कि अगर फ्रीक्वेंसी किसी भी मतलब ऐसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे हो, 20 हर्ट्ज से नीचे हो मतलब लो हो, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो या 20 किलो हर्ट्ज के बीच हो, ऐसे लिख सकते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? और 20,000 से ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होता है मोर वाले फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? देखो, जो 20 से नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। जो इंफ्रासोनिक साउंड जो 20 से 20,000 होता है उसको ऑडिबल साउंड, जिसको क्या बोलते हैं? श्रवण, मतलब जिसको हम लोग मनुष्य सुन सकता है। और जो 20,000 से ऊपर बोलता है उसको क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक साउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो ये 3 बात ध्यान में रखेंगे। चमगादड़ वगैरह इस साउंड को सुनते हैं और इसी से अपना जब चमगादड़ रात में दौड़ता है तो अपना डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज करता है, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड वेव को क्या प्रोड्यूस करता है। इससे उसके आगे कोई वस्तु आता है और वो रिफ्लेक्ट करके उसके पास आता है तो उसको पता चल जाता है कि उसके सामने में कुछ है। तो ठीक है, अपना तो क्वेश्चन ये था कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आप इसको नोट डाउन कीजिए। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड और मैं तब तक कुछ बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या है। मैं बताया था कि मान लो ये एक वेव है, मैं बताया था कि मान लो ये एक वेव है। ठीक है, एक वेव ऐसे चल रहा है, मान लो ये इसको एक वेव या एक वाइब्रेशन बोलते हैं। तो इस वेव को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, लेम्डा। और जो यहाँ से यहाँ जाने में समय लगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और जो अगर डिस्टेंस तय कर रहा है और कुछ दूरी तय कर रहा है, मतलब कोई दूरी तय कर रहा है और समय ले रहा है, तो चाल भी तो होगा उसका। तो वेव वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या होता है? लेम्डा अपॉन टी। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी लेम्डा है, समय टी है। और क्या इसको लिख सकते हैं? लेम्डा तो लेम्डा है, 1/t को क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। 1/t को यहाँ से क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो v इक्वल्स टू क्या होता है? एफ लेम्डा। तो इतना फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, इससे आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये अपना क्वेश्चन था, लेकिन इतना हम लोग एक्स्ट्रा जाने। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यंग के गुणांक का मात्रक। अब देखिए यंग के गुणांक का मात्रक मतलब बोल रहा है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है उसका आपसे पूछ रहा है, उसका एसआई यूनिट पूछ रहा है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है मैं बता दूं। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? मान लो यंग्स बोला तो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई स्ट्रेचेबल ऑब्जेक्ट है जिसको आप खींच के बढ़ा सकते हो। मान लो रबर है, तो जब इसको आप खींचोगे बढ़ाओगे तो कुछ न कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स नहीं बोले तो उसको इंग्लिश में मतलब कि थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो उसको स्ट्रेस बोलते हैं।
स्ट्रेस इस पे लगाना पड़ेगा, स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। स्ट्रेस जब लगाओगे तो इसमें स्ट्रेन होगा, मतलब इसके अंदर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे को खींचना शुरू कर देंगे और ये आप जो फैला रहे हो उसको बढ़ा रहे हो, उसको बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगे। जब आप किसी चीज को खींच रहे हो तो उस पर आप स्ट्रेस लगा रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो और उसके अंदर का पार्टिकल जो है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर का पार्टिकल जो है वो उसको रोकने का कोशिश करेगा, वो उस स्ट्रेस का विरोध करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते थे। तो यंग्स यही बोले थे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यही स्ट्रेस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटता है, स्ट्रेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटा के अगर इक्वल टू लगाते हैं तो एक मान लो कोई कांस्टेंट आता है, मान लो कोई कांस्टेंट आया इक्वल्स टू स्ट्रेन, इसी कांस्टेंट को यंग्स मॉडुलस, इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। तो इसका जो यूनिट होता है वो, इसका यूनिट जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है यंग्स मॉडुलस का। आप ये ध्यान में रखेंगे और अपने शॉर्ट नोट्स में आप लिख लेंगे। ये चीज हम लोग नहीं पढ़े थे, ये आज नया सीखे हैं। ठीक है, ये आप वैसे 10th में है भी नहीं तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। 12th वाले बच्चे को थोड़ा सा पढ़ना है तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप नोट डाउन करें। मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूं। कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा कण रहता है। अब बताओ, कह रहा है कि किसी एटम्स के न्यूक्लियस में कौन कौन सा पार्टिकल्स रहता है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मान लो ये एटम्स है, एटम्स का यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये एटम है, इसके न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इसके बाहर आउटर सेल में, कक्ष में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और क्या हम लोग जानते हैं, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और इसके मास, इस पे चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम इसमें पॉजिटिव में रहता है। यही चार्ज इस पे रहता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और इस पे क्या होता है, इस पे कोई नहीं चार्ज होता है, इस पे जीरो चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है। आपका काम है, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, आपका होमवर्क क्या है, का मास और इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, प्रोटॉन का खोज कौन किया था और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था। इन तीनों चीज को एटलीस्ट, अगर मास नहीं आप बताते हैं तो इसके खोजकर्ता, डिस्कवरी कौन किया था, इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप में से कुछ तो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि सभी बच्चे वैसे ही है, बस आते हैं, वीडियो देखते हैं। मुझे नहीं पता आप कहाँ से बताओगे, बुक से देख के बताओगे, गूगल करके बताओगे, लेकिन इतना है कि अगर आप इस पे खोज कर लिए, आप गूगल कर लिए और बताने की कोशिश करेंगे तो फायदा आप ही का होगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका कमेंट कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, प्रोटॉन का खोज किया था और न्यूट्रॉन का कौन खोज किया था। तो अपना आंसर क्या हो गया कि न्यूक्लियस है, ये नाभिक जो है, इसमें कौन कौन सा पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसी को सम्मिलित रूप से मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आंसर सी हो जाएगा। थर्ड का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4। जो कुछ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि जो चीज पूछ लिया गया है वो तो पूछ ही लिया गया है, जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है वो पूछने का संभावना है। ठीक है, तो सिर्फ आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखने अगर आए हैं, आंसर देखने आए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए दिक्कत है, आपको एग्जाम निकलने में दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1.5 वोल्ट के एक सेल में 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि एक 1.5 वोल्ट का एक सेल है, ये 1.5 वोल्ट का एक सेल है, इसमें एक 15 ओम का प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसमें एक 15 ओम का रेसिस्टर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये 15 ओम का रेसिस्टर है। ठीक है, तो कह रहा है तो धारा कितना मान होगा, इसमें जो करंट कह रहा है कि कितना फ्लो करेगा। तो करंट इक्वल्स टू क्या होता है, बच्चा जानता है, I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। वोल्टेज दिया है, रेसिस्टर दिया है, सिंपली रख दीजिए। V का वैल्यू 1.5 और R का वैल्यू 15। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा।
ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/10, और 1/10 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1, और करंट का यूनिट क्या होता है आमीटर। ठीक है, ये तो हो गया आपका आंसर V = IR। अब इससे करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर। ठीक है, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है, और करंट को मेजर किससे करते हैं तो आमीटर से मेजर करते हैं। आमीटर से मेजर करते हैं, आप इतना ध्यान में रख लीजिएगा। करंट को किससे मेजर करते हैं, करंट को मेजर करने वाले डिवाइस को आमीटर बोलते हैं। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो करंट मेजर करने वाला डिवाइस आमीटर है उसको सीरीज में, मतलब कि जो ये सर्किट है, सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मान लो आपको करंट मेजर करना है, तो करंट मेजर करना है तो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है सर्किट से। अब अगर आप इसमें यहाँ पे ये आमीटर यहाँ पे लगा दोगे तो वो मेजर कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि करंट तो आएगा इधर से पास कर जाएगा। अगर किसी चीज को मेजर करना है, मेरे को देखना है कि इस रूम से कितने लोग बाहर आ रहे हैं अंदर जा रहे हैं, तो मुझे गेट पे खड़ा रहना होगा, तभी तो मैं देखूंगा। मेरे नजर से वो गुजरना चाहिए। अगर छुप के उधर से चल जाएगा तो नहीं दिखाई देगा। यही वजह है कि इसको क्या करते हैं, अगर आप इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको आप मेजर करना चाहते हैं तो आमीटर को आप इस सर्किट में इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सर्किट को इसमें आमीटर को सर्किट में सीरीज में, मतलब कि श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि वोल्ट मीटर को कैसे ऐड करते हैं, तो वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर जो है एक डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करता है, उसको सर्किट में पूछेगा कैसे जोड़ते हैं तो पैरेलल में। ठीक है, तो वोल्टेज को कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर। करंट को कौन मेजर करता है, आमीटर। और ये कैसे जुड़ता है, ये पैरेलल में, मतलब समानांतर में या पैरेलल में, और ये कैसे जुड़ता है सीरीज में, मतलब श्रेणी में। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा दे रहा हूं ना, यही आपके लिए फायदेमंद है, यही डिस्कशन का मतलब होता है। ऐसा नहीं हुआ कि आए और आंसर देखे और चले गए, फिर तो बुक में भी आंसर दिया हुआ है, क्या मतलब है टीचर से पढ़ने का। ठीक है, तो आप पढ़िए और इसको देखिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दो समानांतर तार में यदि धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो पैरेलल वायर है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, मतलब ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है। ठीक है, अगर दोनों में करंट का फ्लो विपरीत दिशा में, मतलब इसमें अगर करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाता हो और इसमें करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, मतलब इधर से इधर फ्लो करता हो, इधर से इधर फ्लो करता है, तो इस दोनों तार में क्या होगा, एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब प्रतिकर्षण होगा या विकर्षण होगा। कहने का मतलब या कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन ऑप्शन इस तरह से है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी ऐसा केस हो, ये भी अपने लिए एक नया चीज है, तो आप इसको समझ लीजिए। और मैं बताया भी कि जो भी नया चीज है उसको ऐड करते जाएंगे। जब भी दो वायर होता है और उसमें एक करंट का फ्लो होता है, अगर दोनों के में करंट का फ्लो विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा, इंग्लिश वाले लिख लेंगे अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब वो होता है कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। प्रतिकर्षण होगा। और अगर समान दिशा में करंट फ्लो होगा, मतलब कहने का समान दिशा में अगर करंट का फ्लो होगा तो वो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण मतलब रिपेल, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे में रिपल्सन होगा। लेकिन अगर दोनों में करंट का फ्लो समान दिशा में होगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्यों। कह रहा है कि वाटर पे जो है आइस का जो टुकड़ा है वो फ्लोट करता है, तैरता है, ऐसा क्यों होता है। तो आपको बताया गया था जब मैं पढ़ा रहा था, तो बताया था कि अगर किसी चीज को किसी चीज में तैरना है या डूबना है, उसके लिए 3 कंडीशन है। क्या कंडीशन है, तो 2 कंडीशन देखो। मान लो ये 2 चीज है, एक लिक्विड है,
ये वाटर है, ठीक है। मान लो ये कोई टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसका कोई अपना डेंसिटी होगा, कोई ना कोई घनत्व होता होगा। इसका घनत्व तो 1000 होता है। तो मान लो कोई लिक्विड है, पानी छोड़ना कोई लिक्विड है। अगर आप इसमें कोई चीज डुबाना चाहते हैं, अगर आप इसमें कोई चीज डालें तो 3 घटना हो सकता है। या तो वो डूब सकता है, या आधा डूब के उस पर मतलब आधा बहुत सारा पार्ट डूब जाएगा और कुछ भाग ऊपर रहेगा, या तो उस पर अच्छे तरह से फ्लोट करेगा। तो डूबेगा कब? जब इसका डेंसिटी मतलब घनत्व, जो वस्तु डाल रहे हैं वस्तु का घनत्व या डेंसिटी अगर ज्यादा रहेगा पानी के, लिक्विड के घनत्व से, द्रव के घनत्व से, तो क्या होगा? वो डूब जाएगा। क्या करेगा? डूब जाएगा। और अगर वस्तु का घनत्व कम रहेगा द्रव के घनत्व से, तो वस्तु क्या करेगा? उस पे तैरेगा। क्या करेगा? तैरेगा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें बर्फ का टुकड़ा, पानी में बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्यों? तो तैरने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? इसका घनत्व, जो वस्तु इसमें डाल रहे हो, इसका घनत्व की डेंसिटी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए उस लिक्विड के डेंसिटी से, तभी वो तैरेगा। तो आप अपना ऑप्शन देखें। तो कह रहा है कि ऑप्शन में आपका हो गया बर्फ से जलवाष्प उठती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बर्फ के भीतरी माप रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, हाँ, तभी इसमें तैरेगा जब इसका घनत्व जल से कम होगा। जब इसका घनत्व डेंसिटी मतलब वाटर के डेंसिटी से कम होगा, तभी इसमें क्या करेगा? वो तैरेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 का आंसर सी हो जाएगा। और 5 का कौन सा आंसर हुआ था? 5 का आंसर हुआ था ए, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा था? अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा था। चलिए आप नोट डाउन कीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी। ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ए, बी और सी। इसके तीनों सिरों पे क्या प्रतिरोध मतलब रेसिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे क्या लगा हुआ है? एबी वाले साइड पे 40 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। मैं यहाँ पे लगा दूं एबी वाले साइड पे 40 ओम का रेसिस्टर। ये 40 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। और कह रहा है कि बीसी वाले साइड पे 60 ओम का लगा हुआ है। बीसी ये है, यहाँ पे आप 60 ओम का लगा दीजिए रेसिस्टर, 60 ओम। और कह रहा है कि और सीए वाले साइड पे 100 ओम का रेसिस्टर लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए 100 ओम का रेसिस्टर, 100 ओम का रेसिस्टर, ठीक है। इतना होने के बाद कह रहा है कि एबी जो है ना, एबी के साइड से मतलब क्या बोल रहा है? यहाँ पे चमक रहा है ना, आप देखिएगा यहाँ पे 40 लिखा हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि साइड एबी के मध्य मतलब कि एक बैटरी लगाया गया है। इसके मतलब ये जो ए और बी है, इसके मतलब कि इक्विवेलेंट आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब टोटल सर्किट का रेसिस्टर मतलब प्रतिरोध निकालना है। तो अब आप देखेंगे कि इसको निकालने के लिए पहले इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 100 ओम और 60 ओम आपको पहचानना होगा सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखो इसका एक छोर, मैं बताया था कि ऐसा कॉम्बिनेशन रहे, मैं एक बार बता दूं फिर से, ऐसा दो रेसिस्टर, मान लो ये रेसिस्टर 1 है, ये रेसिस्टर 2 है। अगर इसका एक छोर मतलब एक छोर, ये पहले मतलब ये दोनों रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, ये इसका पहला छोर है और ये इसका क्या है? ये क्या है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये लास्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से जुड़ा हुआ है। अगर इन दोनों को इस तरह से इन दोनों का अगर एक बैटरी से जोड़ रहे हो और इसका बैटरी का एक छोर इसके स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है और बैटरी का देखो ये एक पहला छोर इसके स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है और बैटरी का दूसरा छोर इसके लास्ट से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब श्रेणी क्रम बोलेंगे। लेकिन यही ऐसा अगर होता, कैसा होता कि मान लो कि एक रेसिस्टर है इस तरह से, एक रेसिस्टर है इस तरह से, इसका इन दोनों का ये पहला छोर है और ये क्या है? लास्ट छोर है, ठीक है। अगर पहले रेसिस्टर का पहला छोर और दूसरे रेसिस्टर का पहला छोर एक ही जगह पे है और दूसरे रेसिस्टर का पहला छोर और पहले रेसिस्टर का भी मतलब ये पहला और लास्ट छोर मतलब पहला छोर एक पास में, लास्ट छोर एक पास में, इस तरह से जुड़ा रहे और ये दोनों बैटरी से जुड़ा रहे,
तब इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल मतलब समानांतर क्रम बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये और ये जो रेसिस्टर हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सीरीज में रेसिस्टेंस का जोड़ने का तरीका सबको पता है, R1 प्लस R2। तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ दो। इन दोनों को जैसे ही सीरीज में जोड़ोगे आप, जैसे ही सीरीज में जोड़ोगे तो इस तरह का कुछ सर्किट मिलेगा। इन दोनों का सीरीज में जोड़ोगे तो 100 और 60 कितना हो जाएगा, 160। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टर इस तरह से आ जाएगा 160 ओम, और ये कितना बच जाएगा 40 ओम का। तो 40 ओम इसके साथ ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब पैरेलल में कैसे करते हैं, दो रेसिस्टर को कैसे जोड़ते हैं पैरेलल में? पैरेलल में दो रेसिस्टर को जोड़ने का तरीका क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से जोड़ते हैं। लेकिन मैं इसको एक ट्रिक बताया था कि आप इतना करोगे, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट लिखो R इक्विवेलेंट। अगर दो रेसिस्टर है तो क्या लिखना है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। तो ये कितना है, 40 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 160 इंटू 40 डिवाइडेड बाई, दोनों को जोड़ोगे तो 160 और 40 को कितना हो जाएगा, 200। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 2 दूनी 4, ये 16 दूनी 32, 32 ओम आ जाएगा इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 किलोग्राम के द्रव्यमान के एक वस्तु का गतिज ऊर्जा 25 जूल है, तो इसका संवेग क्या होगा। इंग्लिश वाले बच्चे कह रहे हैं कि देखो, ये देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 2 kg है। मास कितना दिया गया है, 2 kg, और इसका जो गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी जो दिया गया है वो 25 जूल दिया गया है। तो इससे आपका संवेग पूछ रहा है। संवेग बोले तो मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम पूछ रहा है कि कितना होगा। तो चलो क्लियर ही कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या रिलेशन होता है। वैसे मैं संवेग किस सबको बताया हूँ, संवेग इक्वल्स टू मोमेंटम को P बोलते हैं, P इक्वल्स टू m भी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो देखो, इस वस्तु का मास तो पता है आपको, वेलोसिटी अगर निकाल लोगे तो उसका संवेग आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी, तो मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे कितना रख दो, 25 रख दो, हाफ की जगह पे हाफ रख दो। मास तो दिया हुआ है 2 kg इंटू v²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये v² का रूट क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यहाँ से आप v निकाल लिए, अगर v का वैल्यू कितना हो गया 5 और m का वैल्यू कितना है 2, तो 5 टू जा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, इसका संवेग हो जाएगा। और संवेग का आंसर कितना हो जाएगा, इस तरह से आंसर इसका कितना हो जाएगा, डी। संवेग का यूनिट भी पूछता है, कैसे होगा, मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए। मैं एक और रिलेशन बताता हूँ कि इस पे क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। कभी कभी पूछ लेता है कि संवेग को आधा कर देंगे तो ये क्या होगा, वो क्या होगा। आप एक बार देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। कभी कभी कहता है कि संवेग को आधा कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, या कहता है काइनेटिक एनर्जी को आधा कर देंगे तो संवेग क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, हाफ mv², और संवेग क्या होता है, m इंटू वी। अब देखो यहाँ पे संवेग क्या होता है, संवेग मैं काइनेटिक एनर्जी और संवेग मतलब मोमेंटम में रिलेशन निकालना चाहता हूँ, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इस चीज को आप लिख सकते हो 1/2 m इंटू वी, और एक क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, v एक्स्ट्रा हो रहा है। अब अगर हम पूरे चीज को इसको संवेग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर एक m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m भी हो जाएगा। जब ऊपर m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, नीचे भी m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m² डिवाइडेड बाई m, ठीक है। अब देखते जाओ, तो क्या हो जाएगा, इसको आगे क्या लिख सकते हो, m² v² को क्या लिख सकते हो, p² लिख सकते हो। mv को अगर संवेग बोलते हैं तो 2 बार mv है तो p² मतलब 2 बार संवेग का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m।
कहने का मतलब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। ये एक रिलेशन निकल के आता है काइनेटिक एनर्जी और संवेग में। तो इसको हिंदी में बोले तो गतिज ऊर्जा इक्वल्स टू संवेग का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 गुने द्रव्यमान, 2 into m, 2 गुने द्रव्यमान। अब आप क्या देख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे वैसे वैसे संवेग बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में रहेगा कि अगर आपको संवेग को दुगना कर देने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। तो देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी और संवेग एक दूसरे का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होल के स्क्वायर है। तो जब संवेग को दुगना करोगे, मतलब मोमेंटम को दुगना करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर 3 गुना करोगे इसको तो ये 9 गुना हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और अगर मास को आधा करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आधा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। इस दुगना हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं इस पर अच्छे ढंग से चर्चा करूंगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर, आप इसको अच्छा से रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो। मैं तो बहुत बार बता चुका हूं कि 40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस -40 डिग्री बोला है ना, -40 डिग्री एक ऐसा तापमान है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों बराबर होता है। कहने का मतलब कि अगर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो -40 डिग्री ही आएगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। क्या होता है, F इक्वल्स टू F/5 इक्वल्स टू C by 5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। कितना दिया है, F का वैल्यू -40, C का वैल्यू फ़ारेनहाइट दिया ना, इसका वैल्यू -40 दिया गया। देखो C/5 -40 -32 डिवाइडेड बाई 9, -40 और -32 -72/9, ये क्या हो जाएगा, -8। C/5 इक्वल्स टू -8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6C इक्वल्स टू -8, 5 से 40, 8 5 40, -40 आ जाएगा। इस तरह से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, C। तो कंक्लूजन ये निकला कि -40 डिग्री ऐसा तापमान है जिसपे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल इक्वल होता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये नया कॉन्सेप्ट है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को जरूर समझेंगे, क्योंकि इससे हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि यदि, और 10वीं वाले बच्चे को ये नहीं पढ़ना है, 11th में है, बस मैं समझा दूंगा कि 10वां वाला बच्चा भी इसका आंसर कर पाएगा, जितना लेवल से आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि 2 आवेश के बीच के दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा। देखिए, आप बचपन से ही जानते हैं कि 2 चार्ज जब रहेगा, मान लो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज के बीच में क्या करता है, कोई ना कोई फोर्स काम करता है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भगाएगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, रिपेल करेगा। अगर दोनों, एक पॉजिटिव हो जाता एक निगेटिव हो जाता, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को खींचने लगेगा। तो खींचेगा तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इतना तो क्लियर है कि दो चार्ज के बीच में कोई ना कोई फोर्स लगता है। अब वो फोर्स लगता है तो कैसे लगता है, इन दोनों फोर्स पे एक साइंटिस्ट ने बताया था कि किस तरह से फोर्स लगता है। कि मान लो ये चार्ज और ये चार्ज कुछ दूरी पे है, मान लो इन दोनों के बीच की दूरी को R बोल दिए, और इसमें बोले कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो इससे लगने वाला जो फोर्स है ना, वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होता है। और क्या बताए थे कि ये फोर्स जो होता है, इस पे लगने वाले बल जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। अब दोनों इस इक्वेशन को जोड़ने के बाद फोर्स का वैल्यू आता है F इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये बात आता है। अब इससे हम लोग क्या क्या समझते हैं,
देखो कहने का मतलब कि जब भी दो चार्ज के बीच का फोर्स जो होता है वो दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे चार्ज का, मान लो ये चार्ज 10 है, ये 10 है, अगर इसके बीच का चार्ज बढ़ा दोगे, ये 20 कर दोगे, इसको भी 20 कर दोगे, तो डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, अगर चार्ज बढ़ाओगे तो फोर्स का दोनों के बीच लगने वाला बल भी बढ़ेगा। और तो ये क्या हो गया, चार्ज बढ़ाने से बल बढ़ेगा, चार्ज का वैल्यू बढ़ाने से बल बढ़ेगा। लेकिन डिस्टेंस में क्या बताया गया कि फोर्स जो है डिस्टेंस के बढ़ाने से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती बोला है कि मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप ये करोगे, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो अगर आप क्या करेंगे, अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, और फोर्स बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा। सॉरी, अगर डिस्टेंस घटाएंगे, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, अगर डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। मतलब अगर ये चार्ज दोनों जितना दूर जाते जाएंगे, इतना दूर हो जाएंगे, तो इनके बीच कम फोर्स लगने लगेगा, और दूर हो जाएंगे, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, तो इन दोनों का बीच का क्या होगा, फोर्स घटने लगेगा। अब किस लॉ से घटेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर से घटेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इनके बीच के दूरी को आधा कर देंगे, जब दूरी आप आधा करोगे तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि एक के बढ़ाने से, देखो इसको 1/2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि स्क्वायर है तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फोर्स 4 गुना हो जाएगा। अगर आप दूरी को 1/3 कर दोगे तो फोर्स 9 गुना हो जाएगा। अगर आप दूरी को आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स 4 गुना हो जाएगा। अगर 1/3 करोगे तो 9 गुना हो जाएगा, 1/4 करोगे तो 16 गुना हो जाएगा। तो आप समझ गए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आपको ये 12th में इलेक्ट्रोस्टैट में ये चीज पढ़ने को मिलता होगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। और भी क्वेश्चंस आएगा तो मैं इस पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि आज की वीडियो में 10 ही क्वेश्चन रहने देना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग बहुत कुछ ढंग से सीखे हैं। आप इसको रिवाइज कीजिए और इस पे नया जो क्वेश्चन आएगा आप उसको देख के आप सॉल्यूशन उसका कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अगर आप बेटर सॉल्यूशन एंड बेटर आप अपना कॉलेज चाहते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए। मुझे कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे मोटिवेशन मिले, तभी तो मैं वीडियो बनाऊं, तभी तो मुझे लगे कि आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अच्छा से कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है कि सर इस तरह से समझाइए, तो मैं उस बात को भी करूंगा, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।